हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इस टॉपिक में कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रह जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या मिलता था? इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए इक्वेशन मिलता था, कितना के बराबर? इलेक्ट्रिकल फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ पे जो K आ रहा था वो K के बारे में क्या बताया गया था कि एक कांस्टेंट है जो क्या कहलाता है? तो कूलम कांस्टेंट कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। इसके बारे में ये भी बताया गया था कि मीडियम चेंज करने पर, यानी कि दो चार्ज लिया गया था Q1 Q2 प्लस में माइनस में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ये F अप्लाई होता था। तो मीडियम चेंज करने का कहने का मतलब क्या? इन दोनों चार्ज को किस मीडियम में रखा गया है। मीडियम अगर चेंज किया जाए तो K का वैल्यू भी चेंज करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे K का वैल्यू किस तरह से चेंज करता है। अगर इन दोनों चार्ज को वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखा जाए तो K का वैल्यू क्या मिलता है? If Q1 and Q2 are placed in free space, फ्री स्पेस को ही क्या बोल सकते हो? वैक्यूम और एयर। इस मीडियम में रखने पर K का वैल्यू क्या मिलता है वो देखना है। 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना के बराबर? K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक नया टर्म आ रहा है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट है, नहीं तो ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आ रहा है? फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। ठीक है ना, पहले इसका नाम जानेंगे कि परमिटिविटी कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके बाद उसको जानेंगे कि ये क्या करता है, नहीं आखिर इसके अंदर क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिल रहा है क्या? एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मिल रहा है किसके वैल्यू में? तो K के वैल्यू में। ठीक है, तो K का वैल्यू यहाँ पुट करो तो फोर्स भी लिख सकते हो। फोर्स कितना के बराबर आ जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतना फोर्स मिलता है कहाँ? जब दोनों चार्ज को कहाँ रखा जाए? फ्री स्पेस में या वैक्यूम में या एयर में। एयर में भी लगभग वैल्यू होता है, ठीक है ना, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन हम लोग इतना वैल्यू लेते हैं, इसलिए एयर में भी ये वैल्यू तुमको फोर्स का मिलेगा। तो इस इक्वेशन को देखने से कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर एप्सिलॉन जो आ रहा है वो आखिर है क्या? तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है और इसको क्या बोला जाता है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, लिख दो। where epsilon naught is a constant known as permittivity of free space। क्या है? कांस्टेंट है और ये क्या कहलाता है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, तो अब हम लोग, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है कि ये कितना के बराबर? SI यूनिट में, CGS यूनिट में ये वैल्यू कितना के बराबर होता है वो देखना है। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ K
फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए वैल्यू क्या होगा k का, ठीक है, ये तो इतना के बराबर है ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन SI यूनिट में इसका वैल्यू क्या होगा, तो 9 × 10⁹ यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यूनिट क्या हो जाए, यहाँ से यूनिट लिख सकते हो, k का यूनिट लिखना है तो ये r को इधर करो, ऊपर आ जाएगा और ये दोनों चार्ज नीचे आ जाएगा। नहीं तो फोर्स है तो फोर्स के लिए न्यूटन, और ये ऊपर गया है, ये क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्ज नीचे आ गया तो नीचे आ गया तो दो चार्ज है कूलम तो कूलम स्क्वायर। ऐसा यूनिट नहीं, ये इन SI में ये वैल्यू तुमको मिलता है किसका, k का, ठीक है। CGS में क्या होता है, तो CGS में इसका वैल्यू कितना 1 के बराबर, CGS एंड ESU यूनिट में कितना के बराबर, k का वैल्यू 1 के बराबर, वैल्यू याद रखना है, ठीक है। अब जब एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना हो तो इससे निकाल सकते हो, नहीं यहां से निकाल सकते हो, निकाल लो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, देखो यहाँ ये चाहिए ना, तो ये ऊपर गया और ये नीचे आया, 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ 4 पाई का वैल्यू पुट करोगे नहीं और सोल्व करोगे तो तुमको वैल्यू मिलेगा 8.85 × 10⁻⁻12 किस यूनिट में, तो SI यूनिट में, ठीक है। यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिखोगे तो इसका उलट कर लिख दो, नहीं देखो ना ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो ये ऊपर चला गया तो यूनिट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके लिए एक यूनिट और लिया जाता है, फराड पर मीटर इन SI। SI यूनिट में ये वैल्यू किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। CGS में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, नहीं ये भी कितना के बराबर, इतना के बराबर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर और ये तो 1 है, नहीं तो 1/4 पाई आ गया, तो ये वैल्यू तुमको मिल गया कितना, 1/4 पाई किस यूनिट में, तो CGS एंड ESU यूनिट में ये वैल्यू है, ठीक है, किसका, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो इस तरह से ये वैल्यू पता चल गया। नहीं आगे हम लोग जानेंगे कि मीडियम चेंज करते हैं तो ये किस तरह से चेंज होता है। एक बात तो इस इक्वेशन में देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू अगर बढ़ता है तो फोर्स घटता है। नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, आगे और समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो। हाँ तो चलो देखते हैं कोई दूसरा मीडियम लेते हैं तो क्या होता है। If Q1 and Q2 are placed in a medium other than फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस के अलावा किसी दूसरे मीडियम में इन दोनों चार्ज को रखा जाए तो k का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। फ्री स्पेस में रखा गया तो यहाँ क्या आ रहा था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ रहा है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है उसको देखेंगे।
तो सबसे पहले फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हो, के स्थान पे ये पुट करेंगे तो 1/4πε Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r², ये इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ पे एप्सिलन आ रहा है, वो आखिर है क्या, वेयर एप्सिलन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। देखना किसी किसी बुक में सिर्फ परमिटिविटी लिखता है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाना। नहीं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलो या सिर्फ परमिटिविटी बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ठीक है, इसका नाम हम लोग जान गए कि ये जो एप्सिलन है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम का है। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं आखिर ये है क्या, नहीं इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे और ये करता क्या है। तो इक्वेशन में देखने से पता चल रहा है कि ये यहाँ पे आ रहा है नीचे में, नहीं वैक्यूम में था तो क्या हुआ था, एप्सिलन नॉट था, नहीं वो मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मीडियम हम लोग लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ये वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो एक बात तो पता चल गया कि कोई दूसरा मीडियम लेते हैं किसके अलावा, तो वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा, तो फोर्स का वैल्यू घट जाता है। नहीं, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो आखिर फोर्स का वैल्यू घटता क्यों है, वो इक्वेशन में देखने से पता चल रहा है कि एप्सिलन नॉट का वैल्यू पहले था, अब एप्सिलन आ रहा है तो उसका कुछ वैल्यू बढ़ा होगा, जिसके कारण फोर्स का वैल्यू घट गया। तो ये होता क्यों है, ये देखना है। तो सबसे पहले देखो, दो चार्ज को हम लोग कहाँ रख रहे थे, फ्री स्पेस में, Q1 Q2 प्लस माइनस ले लो। तो फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता था। ध्यान देना, कोई भी फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, कितना स्ट्रांग है, किस डायरेक्शन में है। तो उसको जानने के लिए लाइन का यूज किया जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। और लाइन का संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो ये टेंजेंट हम खींच देंगे कहीं पे, तो वो डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर डायरेक्शन का बात करो तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन का बात करो तो इसके टेंजेंट के अलोंग इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। चलो, ये डिटेल से थोड़ा आगे पढ़ना है, अभी समझने के लिए इतना बता दिया। ये है, मान लो कि ये वैक्यूम में रखा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई मटेरियल है नहीं, तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मटेरियल इसके बीच आ जाता है, दूसरा मटेरियल आ गया, तो क्या होता है देखना है। एक बात तो पता चल गया कि फोर्स घटेगा। फोर्स घटेगा किसके कारण, इलेक्ट्रिकल फील्ड घटेगा। नहीं क्यों, क्योंकि आगे मिलेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स F डिवाइडेड बाई Q0, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड घटा तो फोर्स भी घटा। ठीक है, तो ये कोई मीडियम आ गया है, तो ये मीडियम आने से आखिर हुआ क्या है वो देखना है। यहाँ पर जो मीडियम लिया गया है, मान लो कि ये मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोलर और नॉन पोलर। मान लो कि ये पोलर
कोई लिया गया है, तो पोलर में क्या होता है, किसी भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से डेवलप हो जाते हैं दो साइड में। नहीं, एक एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम लोग वाटर, तो उसमें एक मॉलिक्यूल जो होते हैं इस तरह से वी शेप्ड में होते हैं। जिस वी शेप में होने से क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए, नहीं इस साइड में शिफ्ट कर गए, जिसके कारण क्या हुआ कि इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल का बात करें तो एक साइड में नेगेटिव चार्ज मिलता है और दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो इस तरह के डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्ज एक पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह का मटेरियल अगर बीच में लिया जाए यहाँ पे, तो होता क्या है वो देखना है। ठीक है, एक चीज और इसमें समझना है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज लिया जाए तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, नहीं किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज लिया जाए तो इस पे फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया क्या बोला, ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है ना। अभी इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। क्या बोला कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। लेकिन नेगेटिव चार्ज किधर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आप सोचो जरा कि इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए इस फील्ड में जिसमें एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में निगेटिव है, तो होगा क्या, इधर फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पे और पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में। देखो इस तरह से अगर रखा जाए तो अब क्या, दोनों फोर्स के कारण ये घूम जाएगा, घूमकर किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, इधर तुम्हारा निगेटिव वाला और इधर पॉजिटिव वाला। इसमें जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल हैं वो सारे घूम जाएंगे और घूम करके आ जाएंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। क्या बोलो, समझ में आ रहा है। ऐसा होने से क्या हुआ, सारे एटम इस तरह से अरेंज हो गए हैं, सारे एटम नहीं सारे मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो गए हैं। तो ऐसा होने से क्या हुआ, जितने मॉलिक्यूल है सब में अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर डेवलप हो गया है। देखो ना, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। क्या बोल, जो फील्ड अप्लाई किया गया था इन दोनों चार्ज के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, लेकिन मटेरियल आने के बाद क्या हुआ कि वो अपना खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर लिया और जो अप्लाई किया गया था इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप किया है। तो अब बता सकते हो कि ये जो अप्लाई किया गया था इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा, घटा देगा। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड घट गया तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इससे एक बात तो पता चल गया कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को घटा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डेवलप होने वाला था उसमें रेसिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है। किसके विरुद्ध, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होने वाला था। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन करने से पहले एक चीज और देख लो। मान लो कि ये ठीक है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला
अगर कोई कंडक्टर यहाँ पे रखा जाए, कंडक्टर इन कोई मेटल रखा जाए तो क्या होता है? आप सोचो जरा कि मेटल में बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होगा? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इधर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है? निगेटिव चार्ज। तो सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेंगे। अभी बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, निगेटिव चार्ज। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है किधर? तो इस डायरेक्शन में। सिंपल भाषा में समझो, देखो ना यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस डायरेक्शन में आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आने लगा तो क्या हुआ? इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, तो इधर निगेटिव चार्ज आ गया, और इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, तो पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे अगर मटेरियल लिया जाए कोई कंडक्टर, तो ये चार्ज को ही न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है तो फोर्स रहने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा, नहीं? यानी कि एक बात पता चल गया कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है उससे इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू इतना बढ़ गया, किसमें? किसी कंडक्टर में, इन्फिनिटी। कितना? तो ये, हाँ, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा तुमको? 0। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि परमिटिविटी क्या करता है? एक रेसिस्टेंस डेवलप करता है। तो किसके अगेंस्ट? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डेवलप होने वाला था वहाँ पे रेसिस्टेंस डेवलप कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? फोर्स घटता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि परमिटिविटी आखिर है क्या। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको किस तरह डिफाइन करोगे? हाँ, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which measures the resistance against the formation of an electric field। हाँ, तो इस तरह से समझ में आया कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम। ठीक है, क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बुक में इसको के भी लिखता है, तो के देखकर कंफ्यूज मत होना। के कूलम्स लॉ में भी मिला था, कूलम्स कांस्टेंट। ये वाला के अगर रहे तो क्या रहेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत आसान है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसको रिलेट करके जानना रहता है। किससे रिलेट करके? तो किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी है उसको हम रिलेट करते हैं किससे? तो वैक्यूम के परमिटिविटी से। यानी कि
एप्सिलॉन आर कितना के बराबर होगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी कि जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, तो रेशियो लेना होगा इसके बीच, तो मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी के साथ, तो क्या मिलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, तो इस तरह से तो डिफाइन कर सकते हो कि ये आखिर है क्या। हाँ, तो ये क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये एप्सिलॉन अगर लिखना चाहो तो कितना के बराबर, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये वैल्यू वहां पे जो मिला था इक्वेशन किसी मीडियम के लिए कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो फोर्स का इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से किसी मीडियम में Q1 और Q2 चार्ज रखा रहे तो उसके फोर्स के लिए इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नहीं तो ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये वैल्यू पता है नहीं, और ये रिलेटिव अगर दिया रहे तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है किसी मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए, या वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। फ्री स्पेस या वैक्यूम में अब एप्सिलॉन आर 1 पुट करोगे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि अभी बताया गया था। कितना मिलेगा यहाँ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो बताया गया था क्या, एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू लगभग 1 के बराबर होता है। किसके लिए, एयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा, तो उसको हम लोग लगभग 1 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना फोर्स का वैल्यू इतना के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब फॉर इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए उसको इंसुलेटर बोलो, नॉन कंडक्टर बोलो, उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1। ठीक है, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1। आप समझ सकते हो कि इस इक्वेशन में ग्रेटर देन 1 पुट करोगे तो ये फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, घटाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो,
अब फॉर कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू वेरी हाई होता है तो उसको हम लोग इंफिनिटी ले सकते हैं। इक्वेशन में जब इंफिनिटी पुट करोगे तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जो कभी बताया गया था कि किसी कंडक्टर पर दो चार्ज रखा जाएगा तो उसके बीच फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह से ये क्या मिला, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू मिला। इसको नोट कर सकते हो। हाँ, अब हम लोग देखेंगे किसी दो चार्जेज को एक बार वैक्यूम में रखा जाए और एक बार किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए तो दोनों में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलता है उसका रेशियो लिया जाए तो क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स इन फ्री स्पेस, इसका नाम दिया एफ ओ, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मीडियम, किसी मीडियम में रखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो मिला उसका नाम दिया Fm। ये कितना के बराबर, अभी देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और दोनों का रेशियो ले लो, यानी कि F0 डिवाइडेड बाई Fm क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइड आर। तो ये सारा वैल्यू कट जा रहा है, ये वैल्यू कट गया, क्या बचा यहाँ पे एप्सिलॉन आर, ये नीचे में है, ये ऊपर जाएगा नहीं? तो एप्सिलॉन आर मिलेगा क्या, तो F0 डिवाइडेड बाई Fm कितना के बराबर आ रहा है, एप्सिलॉन आर के बराबर आ रहा है। इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, एक जगह लिख सकते हो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या इस फोर्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है F0 यानी कि फोर्स इन वैक्यूम और Fm फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो इसको एक साथ लिखकर दिमाग में रखना है। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। क्या है, एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज 1 व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी दिया है मीडियम का, बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ आर नहीं, ये कितना के बराबर है, 1 के बराबर। तो ये बताना है कि परमिटिविटी कितना के बराबर होगा, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये वैल्यू क्या है। क्या, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ये क्या है, गिवन, पता है क्या होता है एप्सिलॉन का वैल्यू, अभी बताया था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू मालूम है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, और ये 1। नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, 10 टू पावर -12 यूनिट लिखना चाहो तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। क्या
इसको नोट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय strings of equal length. The strings makes an angle of 30 degree with each other. Then suspended into a liquid density 0.8 gram per cc. The angle remains the same. What is the dielectric constant of liquid? Density of the material of sphere is 1.6 gram per cc. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि दो स्फीयर है नहीं, और दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, और मास भी सेम है, आइडेंटिकल है दोनों। ठीक है, और दोनों को स्ट्रिंग से लगाकर इस तरह से लटकाया गया है। तो ये लटकाने के कारण ये कुछ एंगल पे आ गया इस तरह से। कितना एंगल पे है, तो 30 डिग्री एंगल पे आ गया। ठीक है ना। अब जब इसको किसी दूसरे लिक्विड में डुबाया जाता है तब भी वो 30 डिग्री का ही एंगल मेंटेन रखता है। ठीक है, ये कंडीशन है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो अब बताना है कि उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के बराबर होगा, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा कि मान लो कि ये एयर में है, उस समय इलेक्ट्रिकल फोर्स और उस लिक्विड में जब डाला गया तो इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिल जाएगा, बताया गया था अभी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग एयर में इसको लटकाएंगे, नहीं दोनों एक साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, कितना एंगल पे है, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ एंगल और यहाँ एंगल दोनों इक्वल होगा, थीटा 15 डिग्री। ठीक है ना, ये इस तरह से है। अब ये 30 डिग्री पे जाके क्या हो गया, रेस्ट में आ गया है। रेस्ट में आ गया, इसका मतलब जितने भी फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा होगा सारा क्या, रिजल्टेंट 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ले लेंगे। तो इसका मास m मान लो, तो mg नीचे की ओर, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में, नहीं दोनों पे सेम चार्ज है, रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में। इसको ये एयर में है इसलिए इसका नाम F0 डाल देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है, ये 3 फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और तीनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। तब जाके ये क्या रहेगा, इस तरह से 30 डिग्री पे जाके रेस्ट में रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ये एंगल पे है ना, इसका कंपोनेंट लेना होगा। इस डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा लिया तो यहाँ भी क्या, थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थीटा पे कंपोनेंट t cos थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा पे कंपोनेंट क्या मिलेगा, t sin थीटा। ठीक है, यानी कि ये वाला t cos थीटा कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है और t sin थीटा इस फोर्स का, इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन लिख दो, t sin थीटा, t sin थीटा इज इक्वल टू FO और t cos थीटा इज इक्वल टू
एम जी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो ले लेना है, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, F0 डिवाइडेड बाय एम जी। टी से टी कैंसिल हो गया, क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड ये ले लो। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करते हैं, ये इसको किसी लिक्विड में डुबा देते हैं। तो इन लिक्विड में जब डुबाया जाता है तो भी एंगल सेम ही रहता है, क्या है, एंगल सेम रहता है। यहाँ यानी 30 डिग्री ही है तो थीटा थीटा यहाँ भी मिल रहा है। तो इसके लिए अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको दिखाएंगे। यहाँ पे mg, पहले भी mg था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स चेंज होगा, ये लिक्विड में आया है तो इसके लिए Fm नाम बोल दो, ये Fl भी लिख सकते हो, किसी दूसरे मीडियम में आया Fm नाम, ठीक है। टेंशन T डैश ले लो, ठीक है। अब ये क्या है, किसी लिक्विड में डुबोया गया है, किसी लिक्विड में डुबोया गया है तो स्फीयर है उस पर एक और फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की ओर, बायंसी फोर्स। समझ में आ रहा ना। तो इस डायरेक्शन में बायंसी फोर्स दिखा सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायंसी फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। ये अब चार फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है, चारों फोर्स क्या है, एक रिजल्टेंट चारों का 0 है। तभी क्या हुआ, तो ये 30 डिग्री पे सेम एंगल पे आके रेस्ट में आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखना होगा, तो इक्वेशन लिखने से पहले ये टेंशन T को का कंपोनेंट ले लेना होगा ना। तो यहाँ थीटा है ना, पहले भी थीटा था अभी थीटा है, तो T डैश का कंपोनेंट थीटा पे T डैश कॉस थीटा और 90 माइनस थीटा पे कंपोनेंट T डैश साइन थीटा। इस तरह से कंपोनेंट ले लिया। आप देख सकते हो कि इधर क्या है, T डैश कॉस थीटा और B बायंसी फोर्स, इसको बैलेंस कर रहा है mg को, और इधर क्या है, तो T साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो Fm को बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख दो। T डैश साइन थीटा इज इक्वल टू Fm, इक्वेशन 4। T डैश कॉस थीटा प्लस B इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 5। एक स्टेप इसका और लिख दो, नहीं क्या करो, T cos थीटा इज इक्वल टू B को उस साइड काटना चाहिए ताकि डिवाइड करने में माइनस B, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 को 5 में डिवाइड कर दो, फ्रॉम 4 डिवाइडेड बाय 5,
तो क्या मिलेगा, टी डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है एफ एम और यहाँ क्या है एम जी माइनस पी। टी डैश कैंसल, यहाँ क्या मिला tan थीटा इज इक्वल टू एफ एम एम जी माइनस बी। इक्वेशन नंबर 6। चलो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिल रहा है। तो ये दोनों वैल्यू क्या मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। तो इक्वेट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6 एफ 0 डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है एफ एम डिवाइडेड बाय एम जी माइनस बी। नहीं, थीटा जो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का कहीं यूज नहीं हुआ है, नहीं। चलो अब यहाँ पे f0 डिवाइडेड बाई एफ एम करोगे तो ये ऊपर जाएगा, नहीं, एम जी माइनस बी। तो यहाँ एफ एम डिवाइडेड बाई f0 का वैल्यू पता है, कितना के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, नहीं। और इसका भी वैल्यू तुम लिख सकते हो, डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ, नहीं, क्वेश्चन में क्या डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसके टर्म में मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका मास है, तो स्फीयर का मास है, स्फीयर का मास है ना, तो स्फीयर का मास है, उसको डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखना होगा। मान लो कि स्फीयर का वॉल्यूम v है, नहीं, वॉल्यूम v है, और इसके डेंसिटी में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास मिल जाएगा, ठीक है। इसका डेंसिटी मान लो सिग्मा, सिग्मा से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, इसका मास। क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को अगर लिखना चाहो तो वॉल्यूम डेंसिटी में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना, यानी कि स्फीयर का मास कितना के बराबर होगा, वॉल्यूम के और उसके डेंसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। चल, तो ये क्या हो गया, मास और ये जी। नीचे में भी तुम्हारा क्या है, एम जी, तो भी सिग्मा जी माइनस, ये क्या है, बायन्सी फोर्स। तो बायन्सी फोर्स किसके बराबर होगा, तो ये तुम्हारा जो स्फीयर है वो क्या है, लिक्विड में डूबा हुआ है। तो डूबा हुआ है, जितना लिक्विड वो हटा रहा है उतना के वेट के बराबर बायन्सी फोर्स होगा। बायन्सी फोर्स वही ना होता है कि जितना वॉल्यूम वो लिक्विड हटता है तो उसके वेट के बराबर उस ऑब्जेक्ट पर बायन्सी फोर्स अप्लाई होता है। तो ये बॉल जो है वो पूरी तरह डूबा हुआ है ना, कंप्लीटली डूबा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, v। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड हटाया, तो v वॉल्यूम लिक्विड हटा दिया है, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया, v। लिक्विड कितना वॉल्यूम हटा, v। चलो अब इसमें लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लिक्विड हटा है उसके मास के बराबर हो जाएगा। मान लो कि रो लिया गया है कि लिक्विड का डेंसिटी है, तो जितना हटा भी वॉल्यूम उसमें उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिल गया, मास। किसका मास, तो जितना लिक्विड हटा है, ठीक है। अब इसमें जी से गुना कर देंगे तो जितना लिक्विड हटाया गया है उसके वेट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बायन्सी फोर्स का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, वैल्यू मिल जाएगा।
एप्सिलॉन आर, ये कॉमन हो जाएगा तो क्या क्या कट जाएगा ऊपर से, v और g, v और g कट गया, बचा क्या, सिग्मा, और नीचे में क्या बचा है, सिग्मा माइनस रो। वैल्यू पुट कर दो, ये सिग्मा का वैल्यू एक डेंसिटी किसका है, तो ये तुम्हारा स्फीयर का है, स्फीयर का डेंसिटी। देखो यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना, तो एसआई में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशियो लिया गया है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। 1.6 और ये लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी क्या दिया है, तो 0.8, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8, नहीं ये कट गया कितना, 2, तो क्या मिला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार क्या आंसर मिला है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का वो कितना के बराबर, 2 के बराबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलो ठीक है, नोट कर लो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कहीं भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखो, ठीक है, ओके।